हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। ये जो हम आज फिजिक्स के जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ही बार अनगिनत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यकीन मानिए आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए कि साइंस के और भी ज़्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने साइंस के पूरे 300 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर देख चल सकते हो। पूरे 300 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देर ना करते हुए अपने इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें टोटल जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो 20 है। पहले तो आप ये देखिए कि आपको कितने आते हैं। ठीक है, मैं आंसर भी बता दूंगा, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आंसर भी उसमें आप आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हो, सारी सुविधाएं इसमें हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र क्या है? ये एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो बेसिकली जो फार्मूला होता है वो होता है V/I = R, ये होता है। अब ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखिए तो V बराबर I/R लिखा हुआ है, यानी I गुणे R ही हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो याद रखिएगा एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन बन जाता है। और कैसे कैसे ऑप्शन बनते हैं देखो, या तो ये ऑप्शन में रहेगा केवल कंफ्यूज करने के लिए, या तो ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है, या तो R बराबर I/V दे देंगे। इस टाइप के कई सारे ऑप्शंस होते हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। V/I = R याद रखिए, जैसा भी वो एग्जाम में कंफ्यूज करे आप कंफ्यूजन दूर करके आप इसको सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर गैलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। बताइए, गति के लिए, बर्तन के लिए, आयतन मापने के लिए, या बर्तनों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए किसके लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम बताएं इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा। आयतन मापने के लिए ही हम लोग गैलन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आप डी वाला लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? पास्कल, केल्विन, ओम या लुमेन? बताइए। तो जो ल्यूमिनस होती है यानी ल्यूमिनस फ्लक्स की जो इकाई होती है वो होता है लुमेन। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। बाकी जो बच्चे नहीं अभी उनको साइंस, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में साइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो अगर आपको 300 क्वेश्चंस की सीरीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप इस 300 क्वेश्चन को देख लो। 300 क्वेश्चन देखने के बाद आपके हर एक एग्जाम में हमारे इन 300 क्वेश्चन में से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, चलिए। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। तो जो टीवी का जो रिमोट होता है वो आपका काम करता है इंफ्रारेड वेव्स पर। ठीक है, देखते हो ना आप, जब कभी भी अपना रिमोट की बटन दबाते हो तो वहां पर जो भी आपकी कलर की जो वहां पर लाइट लगी होती है, जैसे किसी में रेड होती है, किसी में ग्रीन होती है, किसी में ब्लू होती है, तो वो जलने लगती है। तो वहां से जो रे निकलती है वो यानी वेव निकलती है वो इंफ्रारेड होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना और नाम किसने दिया? यानी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है इसकी स्थापना, इसके विज्ञान की स्थापना और नाम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की थी या इसको विज्ञान की स्थापना की थी, आप याद रख सकते हो। देखो, जिन साथियों को अपना ये चैनल पसंद आ रहा है वो लाइक कर दें, और जो हमारे साथी नए हैं और वो चाहते हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है, कोई पेड कोर्स हमारे चैनल पर नहीं चलता है। जो भी जानकारी आपको दी जाएगी, जो भी क्लासेस होंगी आपको बिल्कुल ही फ्री है, कुछ भी खर्च करने की इस पर जरूरत नहीं कि आप 500 में कोर्स खरीदे, 2000 में कोर्स खरीदे, 1800 में, 3800 में, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको फ्री कोर्सेस हैं, आप इस पे पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से। चलिए बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। चिमनियों के धुओं के कणों का वेग कौन सा वेग कहलाता है? बताइए। जो चिमनियों का जो धुआं निकलता है, जहां पर ईंटें वगैरह होती हैं या और भी कारखानों में चिमनी लगी होती है, तो वहां पर जो धुएं का वेग होता है वो कौन सा वेग कहलाता है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आ चुका है, कई बार रिपीट हुआ है। बताइए।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यादृच्छिक वेग। ठीक है, जो चिमनियों से जो धुओं के कण निकलते हैं वो यादृच्छिक वेग होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दोलन करते पेंडुलम का अधिकतम त्वरण कहाँ होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। आपको भी पता है, सबको पता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं साइंस हो, जीएस हो, हिस्ट्री हो, बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। आप कोई भी पेपर उठा लो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन खूब होते हैं। आप यहां तक की होते हैं कि पहले शिफ्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसके 4 से 5 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। चलिए, तो दोलन करते पेंडुलम का जो अधिकतम त्वरण होता है वो होता है दोलन के दोनों सिरों की स्थिति। यानी जैसे कि मान लो ये मैंने एक बना दिया, चलिए मैं आपको एक दोलन बना के दिखा देता हूं। ये हो गया आपका दोलन, ठीक है। और ये दोलन क्या होता है कि इधर की तरफ जाता है और इधर की तरफ जाता है, कोई दोलन है। तो जब यहां पहुंच जाएगा तो स्थिति उसकी त्वरण ज्यादा हो जाएगी और यहां पहुंचेगा तो त्वरण उसका ज्यादा हो जाएगा। दोलन पता है ना, ऐसे से होता है, ऐसे दोनों तरफ होता है ना, तो यहां पर त्वरण और यहां पर त्वरण सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं हम। एक मानव कान की श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या होती है? यानी श्रव्य आवृत्ति कितनी होती है? चलिए, जैसे कि आपको पता है जो श्रव्य आवृत्तियां होती है 3 तरीके की होती हैं, एक श्रव्य होती है, एक अपश्रव्य होती है और एक पराश्रव्य होती है। ठीक है, तो इसमें अगर जो श्रव्य यानी जिसको हम लोग सुन सकते हैं वो क्या है, उसकी राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य ये होती है। पराश्रव्य तरंगे जो होती है वो कोई इंसान सुन नहीं सकता है, बस उसको सिर्फ जानवर लोग सुन सकते हैं, और कुछ जानवर जैसे आपके चमगादड़ हो गए ये पराश्रव्य तरंगे निकाल भी सकते हैं। क्लियर है। अपश्रव्य तरंगे की अगर हम बात करें तो अपश्रव्य तरंगे जो होती है, जैसे भूकंप आता है तो भूकंप में जो तरंगे निकलती हैं वो अपश्रव्य तरंगे होती हैं, आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा रेज। ठीक है, जो गामा किरणें होती हैं ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट नहीं करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो रोमर ने किया था। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे पहले जो था वो रोमर ने ज्ञात किया था, या रोमर ने इसका पता लगाया था। आगे बढ़ते हैं। घर्षण द्वारा उत्पादित विद्युत को क्या कहा जाता है? चुंबकीय विद्युत, अतिचालकता, घर्षण विद्युत, प्रतिरोधकता। आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलेगी, बस उसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है और थोड़ी ना कुछ करना है। सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी टाइम टाइम से। अगर आप चाहो तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हो आप। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घर्षण विद्युत। घर्षण द्वारा जो विद्युत को उत्पादित किया जाता है उसको घर्षण विद्युत कहा जाता है। चलिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं। इसकी खोज किसने की थी घर्षण विद्युत की? तो याद रखिएगा ऑटो वान गुएरिक। आप ऑटो वान केवल याद रखिए, ऑटो वान ने घर्षण विद्युत की खोज की थी, आप ये भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी शाफ्ट की घूर्ण गति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? शाफ्ट क्या होता है? जैसे आपको पता है कि कोई हमने मशीन ले लिया तो मशीन में ऐसे गोल गोल खूब क्या होते हैं, सॉफ्ट लगे होते हैं जिस पर पट्टे चढ़े होते हैं। आपको पता होगा ना, पट्टे चढ़े होते हैं। घिरनी के ऊपर जो पट्टा चढ़ा होता है उसी को शाफ्ट बोलते हैं। और इस शाफ्ट को हम लोग आरपीएम में नापते हैं। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी कितने राउंड होते हैं। जैसे आप थ्रेसर ले आओ तो थ्रेसर में लिखा होता है कि इसमें 850 यानी 850 राउंड पर मिनट लगाता है, या किससे आरपीएम होता है। इसको किससे, यानी इसको किससे नापते हैं कि कितने राउंड पर मिनट लगा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेकोमीटर। ये याद रखिएगा, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसी शाफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसे हम लोग टेकोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी यूनिट पूछा जाए क्या होता है तो आरपीएम होता है, राउंड पर मिनट। आप ये भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? जो कमर्शियल, अगर हम बात करें जो कमर्शियल आपका जो यूनिट होता है वो क्या होता है विद्युत ऊर्जा का? वैसे तो विद्युत ऊर्जा का जूल होता है, लेकिन जो कमर्शियल इकाई होती है, और ये क्वेश्चन आया है ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, कोई भी ऐसा पेपर नहीं बचा जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा की कमर्शियल इकाई होती है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3600 किलो जूल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
एक किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3600 किलो जूल। आप लिख सकते हो, कहीं नोट कर सकते हो, क्योंकि ये तो पीडीएफ में रहेगा नहीं। 3600 किलो जूल, तो आप इसे नोट कर सकते हो। चलिए, अल्ट्रासोनिक ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनमें कहां से कहां तक की आवृत्तियां होती हैं? बताइए, अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक साउंड जो होते हैं, इनमें आवृत्तियां कितनी होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव की जो ध्वनियां हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल पास की वस्तुएं ही देख पाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सबको पता है, जो पास की जो देख पाते हैं, दूर की नहीं देखते, उन पे क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। क्लियर है यहां तक सबको? निकट दृष्टि दोष, इसमें हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर जिसको भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहां पर एक्सप्लेन करने लायक है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। और आपको पता है कि खोज से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट खोज की जरूर एक वीडियो लेकर आने वाला हूं बहुत ही जल्द। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सारी याद हो जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर वो है जेड जॉनसन। ठीक है, इन्होंने ही माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, जेड जॉनसन, याद रखना है। हैली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? ठीक है, जो हैली धूमकेतु होता है इसकी जो अवधि है ये कितनी है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 75 से 76 साल। ठीक है, इसकी आवधिकता 75 से 76 साल होती है। अगर हम इसमें बात करें तो इसको लास्ट बार देखा गया था 1986 में। ठीक है, और अब जो उम्मीद जताई जा रही वो होगी 2061, यानी 2061 में हैली धूमकेतु फिर से दिखाई देगा। 1986 में लास्ट बार देखा गया था और अगली 2061 में। तो ये दोनों चीज याद रखना है आपको। पहले कब देखा गया था यानी आखिरी बार तो 1986, और आगे कब देखा जाएगा तो 2061 में। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया क्वेश्चन एग्जाम में। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है आपका रेक्टिफायर। क्लियर है यहां तक? रेक्टिफायर होता है। जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर को लगाते हैं या आप जो भी मॉक टेस्ट कोई करते हो तो आप देखते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उसमें। चलिए, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना होइए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप यहां पर तो सिर्फ 20 क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन मैंने 300 क्वेश्चन साइंस करवा दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप वहां से कर सकते हो। 300 साइंस करवा दिए जो टॉप 300 हैं, जो आए हैं एग्जाम में बार बार। और मैंने 300 पॉलिटी के भी क्वेश्चन करा दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। 100 हम लोग आर्टिकल्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, 100 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से देख सकते हो। चलिए, सूर्य किसके माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है? तो आपको भी पता है जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो किस माध्यम से विचरण करती हैं? तो वो होता है विकिरण। ठीक है, याद रखिएगा। तो विकिरण के माध्यम से ही वो पृथ्वी को गर्म करती हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ब्लॉटिंग पेपर किसके कारण स्याही को अवशोषित कर लेता है? ब्लॉटिंग पेपर देखते हो ना, कहीं पर कोई पानी गिर जाए या स्याही गिर जाए तो मैं उस पेपर को रख देते हैं तो वो पूरा जो पानी होता है उसका वो सूख लेता है। समझ में आई बात? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशिका क्रिया। ठीक है, केशिका क्रिया के कारण वो सोख लेता है। जैसे कि आपको पता है कि जो खेतों की जो नमी होती है वो किस क्रिया के द्वारा सूख जाती है? जैसे आपने पानी लगा दिया खेत में, उसके बाद में वो अपने आप देखते हो वो पानी सूख जाता है, तो किस क्रिया के द्वारा? तो केशिका क्रिया के द्वारा ही वो सूख जाता है, क्योंकि उसी नली से पानी वो बाहर निकलता रहता है और वाष्पोत्सर्जन उसका हो जाता है। तो केशिका क्रिया आपको याद रखना है। चलिए, आपको नीचे आंसर भी दे दिया गया है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको कर सकते हो। बस आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए, ताकि आप एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओ, उसके लिए आपको करना है सिर्फ एक काम, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है इस चीज को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तो आज शाम को मैथ की क्लासेस हैं, यानी अभी थोड़ी देर में मैथ की क्लास भी हो रही है, तो आप लोग अपने चैनल टॉपर्स को जरूर फॉलो करें ताकि आप इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, खुश रहिए।